तो जो आज की क्लास है इसमें हम तीन काम करने वाले। काम नंबर एक, अटलांटिक ओशन के बॉटम का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखेंगे उसका फॉर्मेट सिखाने वाले हैं। सिंपल है, तुरंत सीख जाएंगे। कहाँ मैप देना है, कहाँ पे क्या लिखना है, ये सीख लेंगे। दूसरी चीज देखेंगे कि इंडियन ओशियन का बॉटम जो है उसमें यदि क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखेंगे, या उसको पहले बता भी लेंगे। तो कभी भी आपसे यदि अटलांटिक ओशियन का नितल पूछे या हिंद महासागर का नितल पूछे, आपका जो आंसर होगा उसकी जो बिगिनिंग होगी, स्टार्टिंग होगी, फैक्ट से होगी। कौन सा फैक्ट आप लें, नाम से रिलेटेड फैक्ट ले लीजिए, आकार से रिलेटेड फैक्ट ले लीजिए, एरिया रिलेटेड फैक्ट ले लीजिए, या कोई अद्भुत कोई आपके पास कोई फैक्ट हो कि हाल में कोई घटना घटा हो कि हाल ही में अटलांटिक महासागर समाचार पत्रों में छाया हुआ था। क्योंकि अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी ध्रुव का हिस्सा है उसका तापमान जो है लगातार पहले की तुलना में अब अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है। जैसा पहले नहीं था, अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो इस तरीके का कोई यदि इंफॉर्मेशन आपके पास है तो उससे भी शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग मैटर करता है। बिगनिंग जो हो, इंट्रोडक्शन जो हो, वो आई कैची होना चाहिए। आई कैची इन द सेंस कि जब आप आंसर लिखते हो, इंट्रोडक्शन कोई भी पढ़े तो पढ़ते ही उसको लगे कि इसमें कुछ नया लिखा होगा, इसका तरीका कुछ अलग है, औरों से कुछ अलग स्टाइल है इसका लिखने का। तो इसके लिए आपके पास ना इंफॉर्मेशन में आपको रिच होना होगा, और वो इंफॉर्मेशन औरों से बेहतर के लिए आपको हमेशा चीजों को समझना होगा कि सर ने कहा है अटलांटिक इंडियन में से एक आएगा, तो हम अटलांटिक इंडियन से रिलेटेड कुछ ऐसे नॉलेज अपने पास रखें जो औरों के पास ना हो। और हो भी तो वो लोग ये ना सोचे कि उसको यूज कहाँ करें। सब लोग इंट्रोडक्शन ट्रेडिशनल लिखता है क्या। यदि क्वेश्चन आ गया अटलांटिक महासागर के नितल की संरचना का विवरण कर दें, तो पहला सबका लाइन कॉमन होता है क्या, अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के से आधा है, या संसार का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैला है, या अंग्रेजी गैस आकार का है। सब कोई लिखेगा, हम भी लिखेंगे, लेकिन हम कुछ अलग लिख दें तो बड़ा लाजवाब हो जाए। तो इंट्रो ऐसा ही होता है, कॉमन इंट्रो सब लिखते हैं जिसमें नाम, आकार, आकृति, क्षेत्रफल आदि जो टर्मिनोलॉजी है, जो फैक्ट्स है, यहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे कि नितल से तात्पर्य क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉटम ऑफ द ओशियन, यानी महासागर का नितल से क्या तात्पर्य है, यहां दो तीन तकनीकी शब्दों की बात कर लेंगे कि महासागर या सागर का जो नितल है उनकी संरचनाएं जो हैं वो कॉमन ही होती हैं, सब में एक जैसी ही होती हैं। फिर ये भी बता देंगे कि सब में क्या क्या होती हैं, और एक डायग्राम भी डाल ही देंगे लगे हाथ कि सब में कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, सब में कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है। तो यहीं पे वो कॉन्सेप्ट दे देंगे कि सेल्फ होता है, स्लोप होता है, वेसल प्लेन होता है, ट्रंचेज होते हैं, और रिजेज होते हैं, और गोयोट होता है, एक्सेट्रा। एक डायग्राम बना के हर क्वेश्चन में एक कॉमन टॉपिक जरूर दे देंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द ओशियन बॉटम। एंड देन यहाँ पे उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि इफ वी टॉक अबाउट द बॉटम ऑफ द ओशियन ऑफ अटलांटिक या अटलांटिक ओशियन, तब इसके नीचे हम फिर अटलांटिक ओशियन को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन Atlantic Ocean, what is the condition and special characteristics of the Atlantic continental slope of the Atlantic Ocean, and what about the abyssal plan, what is the condition of the abyssal plan of the Atlantic Ocean, is it has largest is Atlantic Oceans का जो बॉटम है ये लार्जेस्ट है या सेकंड लार्जेस्ट है या छोटा है। सबसे बड़ा बॉटम जो है इसका, यानी अबैसल प्लेन पैसिफिक का ज्यादा बड़ा है, इसका छोटा है। इसका एबेसल प्लेन यानी सागरीय मैदान क्यों छोटा है, क्योंकि यहाँ पे एक मध्य महासागरीय कटक बनता है। तो उसके बाद आप यहीं पे जो इसके बाद वाले टॉपिक की बात हो रही है यहाँ पे, यानी पहले तो ये सारा कुछ लिख दिए आप, इसके बाद वाला पैराग्राफ जो है, अगली बार हुआ तो बहुत मारेंगे इसको हम। तो ये तो नितल का कॉमन टॉपिक दिया आपने। उसके बाद वाला जो टॉपिक है उसमें आप अटलांटिक महासागर या आंध्र महासागर या अंध महासागर का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे कि जो महासागरीय नितल है अटलांटिक महासागर का, वो कैसे औरों से स्पेशल है, अलग है। व्हाट आर दी स्पेशल फीचर्स ऑफ द बॉटम ऑफ द अटलांटिक ओशियन, उसको इसमें डिफाइन करेंगे कि अटलांटिक ओशियन का सेल्फ जो है वो छोटा है या बड़ा है सेल्फ,
ये बताएंगे आप कहाँ छोटा है कहाँ बड़ा है, सेल्फ स्लोप कितना डिग्री से कितना डिग्री अटलांटिक का है। और जो एबेसल प्लेन की बात करते हैं तो अटलांटिक का जो गंभीर सागरीय मैदान और एबेसल प्लेन है वो ज्यादा नहीं है, क्यों? क्योंकि बीच में रिज बन गया है और ये रिज उत्तर से दक्षिण तक एकदम मध्यवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसको मिड ओशियनिक रिज कहते हैं। उसके बाद नीचे एक हेडिंग ही दे देंगे, मिड ओशियनिक रिज। क्यों भाई? स्पेशल चीज है इसका। जैसे कोई बहन होती है ना, उसका स्पेशल अट्रैक्शन होता है ये वाला, लेजर कट, फलाना कट, डिमका कट, कोई भी, या किसी का नेल्स वेल्स होता है तो हमेशा ऐसे ऐसे चमकाती रहती है कि भाई देख मैंने नेल पेंट लगाया है 5,000 रुपए का, या फिर देखिए 500 रुपए का इधर पूंछ निकाला है, तो बार बार पूंछ पे ध्यान। तो इस हर किसी का अपना कुछ स्पेशल अट्रैक्शन होता है और उसी अट्रैक्शन को वो एकदम मास्टर स्ट्रोक मारते रहता है, वो दिखाते रहता है कि यही तो है मेरा स्पेशल। नहीं होता, जो कोई डांसर है तो उस डांसर का कोई एक स्पेशल स्टेप होता है, गोविंदा स्टेप या ऋतिक रोशन स्टेप या जो भी है। तो अटलांटिक के पास दिखाने के लिए यदि है कुछ तो वो उसका क्या है? मध्य महासागरीय कटक। उसी से वो पहचाना जाता है, जाना जाता है। औरों के पास भी है, ऐसा नहीं है कि बॉडी केवल सलमान खान के पास है, लेकिन सलमान खान की पहचान उसकी उस बॉडी से है। उसे बढ़िया बढ़िया बॉडी वाला और भी हीरो है। तो वैसे ही मध्य महासागरीय कटक अन्य महासागरों में भी मिलते हैं। हिंद महासागर में भी मिलता है मिड ओशियनिक रिज, पैसिफिक में भी मिलता है मिड ओशियनिक रिज, इवन आर्कटिक में भी मिलता है मिड ओशियनिक रिज। बट जो इसका है ना, अटलांटिक का है, वो थोड़ा यूनिक ही है, एकदम लाजवाब। ऐसे लगता है जैसे रीढ़ का हड्डी ऐसे फैला हुआ है, बिल्कुल बैकबोन की तरह बीचों बीच एकदम बहुत विस्तृत रूप में फैला हुआ है। तो तुम एकदम वही अट्रैक्शन है। जब तुमसे कोई पूछ रहा है कि अटलांटिक ओशन का बॉटम बताओ, तो एक्चुअल में वो तुमसे अटलांटिक ओशन का बॉटम नहीं पूछ रहा है। वो तो पूछना चाहता है अटलांटिक का जो स्पेशल है क्या है स्पेशल, तो मिड ओशियनिक रीज, उसके बारे में तुमको कितनी जानकारी है। बाकी सब तो बताओ, लेकिन मिड ओशियनिक रीज पर थोड़ा स्पेशल अट्रैक्शन दे दो, मिड ओशियनिक रीज हेडिंग ही दे दो, सारी बातें बता दो, सेल्फ के बारे में, उसके स्लोप के बारे में, उसके बाद आ जाओ मिड ओशियनिक रिज के बारे में, और रिज की पूरी बेहतरीन डायग्राम बना दो। रिज का डायग्राम ही तुम्हारे आंसर का अट्रैक्शन होगा। तुम चाहो तो पूरा का पूरा एक बक्सा ही ले लो और उस बक्सा के नीचे लिख दो मिड ओशियनिक रिज ऑफ अटलांटिक ओशियन लिख दो। ठीक है, फिगर में मिड ओशियनिक अटलांटिक ओशियन का रिज लिख दो ऐसे करके, ये तुम्हारा फिगर। उसके बाद ना तुम कट में इधर तुम कैसे भी बना दो अमेबली कट, और ऐसे बना दिया तुम नॉर्थ अमेरिका और ऐसे बना दिया साउथ अमेरिका, गलती माप है। इधर यूरोप बना दिया और इधर अफ्रीका बना दिया, सब गलती माप है, सातों खून माप। तट में तुम्हारा खून माप है, तुम कुछ भी लिख दिया बना दिया चलेगा। लेकिन भाई जो इसके बीच में बनाओगे, ये वाला कटक, ये वाला कटक, ये वाला कटक, और फिर इधर से ऐसे करके कटक, ठीक है, और फिर यहां एक कटक, और फिर इधर इधर एक कटक, और इधर एक कटक। तो तुम ये जो कटक जो बनाओगे ना बीच में, इसका नाम लिखते समय यदि तुमने गलती करी तो तुमको ताजे राते हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा मुकर्रर की जाएगी। ये गलती नहीं होना चाहिए। एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट से जब अटलांटिक ओशियन का नितल पूछा जाता है तो पूछने वाले का मकसद साफ होता है कि बेटा टेलीग्राफ कटक, चैलेंजर कटक, डॉल्फिन कटक, ये सारे कटका कटक सब तुमको याद है कि नहीं। यदि तुमने इसको दिखा दिया, इसका सबका नाम लिख दिया एक एक का, और उसके बाद देखो, और ये तो तुमने नाम बता कि ये सारे कटक हैं, मध्य महासागरीय कटक की स्थिति बता दी। उसके बाद तुम स्पेशल देना, बाकी लोग इतना नहीं फोकस करेंगे, वो क्या करेंगे 5-10 पॉइंट स्पेशली लिख देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक है। छोटकी बहन पूछ रही भाई कि ब्रांचेज है, हम बात कर रहे हैं ब्रांचेज यहाँ भी है बेटा। ऐसा थोड़ी कि यहाँ ब्रांच नहीं है, इधर भी देखो 2 ब्रांच इधर निकला, 2 ब्रांच उधर निकला, इधर एगो ब्रांच निकला, एगो इधर निकला, एगो इधर। ब्रांचेज यहाँ भी है, लेकिन ये एकदम बिल्कुल एस के आकार का रिज है, और ये रिज रोज हर दिन बढ़ रहा है, राइज कर रहा है। आने वाले समय में ये कॉन्टिनेंट बन जाएगा, नया क्रस्ट का निर्माण कर रहा है। तो जब तुम इंट्रोड्यूस कर लोगे यहाँ पे आंध्र के इस सेल्फ को, स्लोप को, अंत समुद्री गुफा जिसको सबमरीन कैनियन को, वेसल प्लेन की स्थिति है, छोटी बड़ी क्या है, ट्रंचेज कितने हैं, कहाँ है, ये सब थोड़ा थोड़ा समरी दे दोगे यहाँ पे, तो मेन अट्रैक्शन जो मध्य महासागरीय कटक है उसको डायग्राम से दिखा देना, और फिर बताना हाउ इट इज पॉसिबल, ओरिजिन कैसे हुआ है। मध्य महासागरीय कटक जो है, मिड ओशियनिक रिज जो है, इसका जो ओरिजिन का किस्सा है वो वहां जरूर लिख देना कि एक्चुअली अटलांटिक ओशियन के बॉटम में 2
प्लेट जो है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री वाले प्लेट्स हैं और जिनके बीच डाइवर्जन हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, दूर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, तो अंदर जो एस्ट्रोस्फीयर का सॉरी, जो एस्थनोस्फीयर का मैग्मा है वो ऊपर आ रहा है और उसके ऊपर आने के कारण ही ये मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण हो रहा है। ये भी बता देना, यदि यहाँ तुम एक दो डायलॉग मार दो, किसका डायलॉग, हैरी हेस का डायलॉग मार दो यहाँ पे। हैरी हेस ने क्या कहा था कि प्रशांत महासागर में पुराने क्रस्ट का जितना विनाश होता है उसी अनुपात में अटलांटिक ओशियन में नए क्रस्ट का निर्माण होता है। साथ में ये भी लिख देना कि तुम इससे सहमत नहीं हो, ये हैरी हेस का कथन है और तुम अपनी बात सहमति और सहमति ना दिखा के ये कह देना कि हालांकि कुछ जो भूगोलवेत्ता हैं हैरी हेस के इस कथन की आलोचना करते हैं, तुम नहीं कर रहे हो, तुमको क्या हैरी हेस का आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं। तुम कहोगे कि कुछ भूगोलवेत्ता हैरी हेस के इस कथन की आलोचना करते हैं कि प्रशांत महासागर में क्रस्ट जितना नष्ट होता है, टूटता है, वही उसी मात्रा में, उसी अनुपात में अटलांटिक के अंदर नए क्रस्ट का निर्माण मध्य महासागरीय कटक के रूप में होता है। ऐसा हैरी हेस ने अपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में बताया है, क्योंकि हैरी हेस का जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है टोटली एक्सप्लोर करता है, बेस्ट है इसी मिड ओशियनिक रीज ऑफ द अटलांटिक ओशन के फॉर्मेशन पर बेस्ड है। इसलिए उसका जिक्र ना किया तो फिर क्या किया, जरूरी है उसका जिक्र करना यहाँ पे और साथ में आलोचना भी करना। क्या कुछ आलोचक मानते हैं कि गलत है उनकी यह धारणा, क्योंकि जिस गति से प्रशांत महासागर में पुराना क्रस्ट विनष्ट हो रहा है, टूट रहा है, उस गति में मध्य महासागरीय कटक का निर्माण उसी अनुपात में बिल्कुल नहीं हो रहा है। यदि उस अनुपात में हो रहा होता तो अब तक में अमेरिका और यूरोप के बीच में एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट बन गया होता, लेकिन नहीं बना है ना। अभी तक ये कटक ही है, द्वीप में परिणत नहीं हुआ। ये कटक द्वीप में परिणत कब होगा, जब ये कटक पानी के सतह से ऊंचा हो जाएगा, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इस कटक के ऊपर भी पानी है, 4 किलोमीटर पानी है, मतलब 4000 मीटर गहराई है कटक की अभी भी। तो कटक अभी नीचे है, समुद्र में डूबा है और राइज हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन उसकी स्पीड हैरी हेस के अनुपात के अकॉर्डिंग नहीं है। जब तुम कटक का पूरा गुणगान कर लोगे भाई मेरे, तब एक पॉइंट बनाना ट्रंचेस। यहाँ पे प्यूरो ट्रिको ट्रंच है जो दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ट्रंच है, वही प्यूरो ट्रिको के पास, कैरिबियन सी के पास। बताना कि वो वहीं पे क्यों है। प्यूरोटिको ट्रंच के पास जो है वो भ्रंशन के कारण इस तरह का बहुत बड़ा गर्त बना है। इसके अलावा भी एक दो गर्त खोजना है तो तुमको सविंद्र सिंह में मिलेगा, तो उसका जिक्र कर सकते हैं। यानी जब मिड ओशनिक रीज की चर्चा तुम कर चुके होगे तो तुम ट्रंचेस की चर्चा करोगे जो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रंचेस बताने के बाद तुम यहाँ आर्कियोपेलागो जो द्वीप समूह है यहाँ पे, उन द्वीप समूहों की चर्चा करोगे और उन द्वीप समूहों की चर्चा करने के बाद द एंड कर देना, यानी फिनिश कर देना। कि इस प्रकार हम देखते हैं कि अटलांटिक ओशियंस का जो बॉटम है वो बॉटम अदर ओशियंस के कंपेयर में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटों के जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट की जगह पे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स हैं, यहाँ पे रचनात्मक प्लेट किनारे हैं यहाँ पे, और प्लेटों की जो मोशन है वो डाइवर्जेंट मोशन के कारण यहाँ पर एस्थनोस्फीयर का मैग्मा मिड ओशियनिक रीज क्रिएट कर रहा है और कुछ स्थानों पर वॉल्केनिक इरप्शन भी हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे आर्कियोपेलागोस का भी निर्माण हुआ है। फॉर एग्जांपल कैरिबियन सी के अंदर बहुत सारे कैरिबियन आइलैंड जो बने हैं, जमैका, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, प्यूर्टो, बारबाडोसा, एंटीगुआ, ग्रेनेडा, ट्रिनिडाद टोबैगो, ये पूरा का पूरा आर्कियोपेलागो जो बना है कैरेबियन सी में, कहीं ना कहीं ये वॉल्केनिक एक्सप्लोशन और कोरल रीफ फॉर्मेशन से रिलेटेड है। खास करके वॉल्केनिक एक्सप्लोशन को ज्यादा यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि कैरिबियन प्लेट अपने आप में एक छोटा प्लेट है और इस छोटे प्लेट के टकराव के कारण यहाँ पर उस कैरिबियन प्लेट के कारण ही प्यूरोटिको गर्त बना है। कहीं भी ट्रंचेस तब बनता है जब क्या होता है, जब कोई भी प्लेट सबमर्ज होता है। सबडक्शन ऑफ द ओशियनिक प्लेट्स आर द मेन रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रंचेस। कहीं पर भी ट्रंच हो, चाहे मेरियाना ट्रंच हो, चाहे प्यूरोटिको ट्रंच हो, चाहे सुंडा ट्रंच हो, ऑल दी ट्रंचेस फॉर्मेशन कैसे हुआ इन ट्रंचेस का, तो कंफर्मली वहां पे कोई ना कोई प्लेट है, दो, एक छोटा एक बड़ा, जिसके कारण बड़ा प्लेट छोटे प्लेट के अंदर घुस गया, उसके घुसने के कारण ट्रंच बनता है। चाहे जो मेरियाना ट्रंच है तो वहां पे जो फिलिपाइन प्लेट है उसके कारण मेरियाना ट्रंच बनता है। पैसिफिक प्लेट घुस जाता है फिलिपाइन प्लेट के नीचे, छोटा वहां पे सुंडा प्लेट भी है, बर्मा प्लेट है,
जहां जहां छोटे सुंडा प्लेट के कारण सुंडा ट्रंच बना है, ठीक है, फिलिपाइन प्लेट के कारण मेरियाना ट्रंच बना है, कैरिबियन प्लेट के कारण प्यूर्टोरिको ट्रंच बना है। तो वेयर एवर इज स्मॉलर प्लेट्स जहां कहीं भी हैं और वो जब लार्जर प्लेट्स के साथ टकराते हैं तो उनके टकराने से जो एक प्लेट सबमर्ज हो जाता है, यानी सबडक्ट हो जाता है, धंस जाता है, बेनी हाफ जोन में चला जाता है, तो इसके कारण वहां पे ट्रंचेस भी बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं, इसके कारण आर्कियोपेलागोस भी बनते हैं, यानी द्वीप समूह भी बनते हैं। हो सकता है मेरी बातें बाउंस कर गई हों, लेकिन मैंने कोशिश की कि ट्रंचेस को तुम न्याय कर सको। ट्रंच होता क्या है, ट्रंच बनते कैसे हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। एंड देन बताना कि जो अटलांटिक ओशियंस का ट्रंच है सबसे गहरा, वो प्यूरोटिको ट्रंच है और वो बना क्यों है। तो ये भी बता देना, कैरिबियन आइलैंड जो है, कैरिबियन प्लेट जो है छोटी प्लेट है, और जो लार्जर प्लेट है वो अटलांटिक के अंदर जो लार्जर प्लेट्स हैं, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी प्लेट, तो इन प्लेटों के बीच में लोकेट करता है वो कौन सा प्लेट, क्या वही कैरिबियन प्लेट। तो इन प्लेटों के कारण वो सबमर्ज जो हुआ है प्लेट, उसके कारण ये बना है। चलिए आगे चलते हैं। तो इतनी बातें यदि लिख देते हो आप तो हो जाता है आपका अटलांटिक ओशियंस का पूरा काम तमाम। तो दो चीजें, ट्रंचेस बताना आप डिटेल में, और रीजन्स बताना डिटेल में, और इसके अलावा जो आइलैंड्स बता दो तो और अच्छी बात है। जो भी इस ओशियंस में आइलैंड्स हैं उसकी चर्चा कर दो, हो गया, इट्स ओके। दूसरा जो ओशियन है जो हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन, बॉटम ऑफ द इंडियन ओशियंस को भी वैसे ही आपको डिटेल में समझना है। हिंद महासागर का नितल, और भी विस्तार से समझ सकते हैं। दोनों किनारों पर जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे सी हैं, मार्जिनल सी, उन मार्जिनल सी का भी चर्चा हम अटलांटिक ओशन में भी कर सकते हैं, हिंद महासागर में भी कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि हम एक्स्ट्रा और क्या एड ऑन कर सकते हैं, वो हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि हम एक्स्ट्रा क्या ऐड ऑन करें। टीचर का काम है आपको एक कॉन्सेप्ट दे देना बेहतर तरीके का, आपका काम है कि उस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से अपने माइंड में सेट करना, और आप अपनी जो क्रिएटिविटी है उसमें उसको उसको भी इनपुट में तो डालेंगे ही। तो हमने आपको सबसे पहले आज बताया अभी कि कैसे लिखेंगे अटलांटिक ओशियन के बॉटम का आंसर डिटेल में। कम से कम 4 से 5 पन्ना में होना चाहिए, 2 से 3 डायग्राम बना सकते हो आप, और डायग्राम के अलावा भी कुछ आपके माइंड में खुराफात चल रहा हो कि हाँ हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो वो भी करना, ठीक है, जो भी तुम्हारे माइंड में आए। कोई कोई जोग्राफर एंटर कराना, जैसे मैंने हैरी हेस को जानबूझ के एंटर कराया, तो आप भी हैरी हेस को एंटर कराना, हैरी हेस के बारे में बात करना, ट्रंचेस की बात करना, आप थ्योरीज में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज की बात करना। तो इससे क्या होगा, आपके आंसर्स की थोड़ी क्वालिटी इंक्रीज होगी, माना जाएगा कि ऑप्शनल का आंसर है। सीधा सीधा लिख दोगे खाली बस यहाँ पे गर्त है, यहाँ पे प्लेट है, तो फिर उसको नहीं माना जाएगा कि अच्छा आंसर है। अगले पॉइंट पे मैं आता हूँ, हिंद महासागर के बारे में। नो डाउट आप बेहतर जानते होंगे, सुना होगा। एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पे है, और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आकार में ये प्रशांत और हिंद से छोटा है, छोटे आकार का है, और केवल जो इसका विस्तार है ज्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में उतना ज्यादा विस्तार है नहीं। दक्षिणी गोलार्ध में इक्वेटर के नीचे ये ज्यादा फैला है, और इसके जो मार्जिनल सी हैं आपको पता ही है, जैसे अरेबियन सी हो गया, या रेड सी हो गया, या इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, या अंडमान सागर हो गया, ये सब इसके मार्जिनल सी हैं, सीमांत सागर हैं। नीचे और आएंगे ना, तो नीचे में और भी नीचे जाएंगे, तीमोर सी है, तीमोर सी है। तो कुल मिलाकर के जो हिंद महासागर है वो अंग्रेजी के एम आकार का है। तो सेम इनके बारे में पहले इंट्रोडक्शन में इनका एरिया, इनकी स्पेशल फीचर, जो भी फैक्ट्स है उससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाल के समाचार पत्रों में लगातार हिंद महासागर अपने जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के कारण छाया रहा है। दुनिया भर के देश इंडियन ओशियंस में अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हैं, चाहे अमेरिका हो या चीन हो, चाहे ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, हर कोई हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा है, क्योंकि हिंद महासागर की स्थिति ऐसी है कि यह पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया,
इन समस्त देशों के साथ जो होने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उस व्यापार के मध्य में, केंद्र में यह महासागर स्थित है। और भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो यह और भी भौगोलिक रूप से, मतलब जियोपॉलिटिकली, भू राजनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत इसके मध्य में स्थित होने के कारण, भारत के कारण इसको एम का आकार मिलता है। भारत की स्थिति के कारण ही इस महासागर की आकृति अंग्रेजी के कैपिटल एम की आकार की दिखती है। अब हम बात करेंगे, फिर वही वाला टॉपिक आएगा, ओशियन बॉटम। जब हम महासागर के नितल की बात करते हैं तो महासागर का नितल का जो स्वरूप होता है वो महाद्वीप से प्रारंभ होकर महाद्वीपीय छज्जा, जिसको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, उसके बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल, और फिर महासागरीय मैदान, और उस मैदान के अंदर गर्त, उस मैदान के अंदर कटक, गोयोट, जिसको समुद्री चबूतरा कहते हैं, और उन ढालान जो था महासागरीय ढाल, वहां पे अंत सागरीय कंदराएं, जिसको सबमरीन कैनियन कहते हैं। यही मूल मुख्य फीचर है, मुख्य विशेषताएं होती हैं किसी भी महासागर के नितल की। इनमें जो रिज और ट्रंच और आइलैंड्स होते हैं, ये स्पेशल अट्रैक्शंस होता है, और जो कोस्टल एरियाज होता है, उन कोस्टल एरिया के मार्जिनल सीज और वहां बनने वाले डेल्टाज, रिवर माउथ, ये सब स्पेशल फीचर्स होते हैं किसी भी ओशन बॉटम के। क्योंकि ओशियन बॉटम में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जोन है, ये जोन इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी सी रिसोर्सेस हैं, चाहे मरीन फार्मिंग है या फिर कोस्टल एरियाज में डॉकयार्ड डेवलपमेंट है, बंदरगाहों का निर्माण है, या फिर फिशिंग है, ये सब इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ओशियन का, किसी भी सी का। तो अब हम बात करेंगे हिंद महासागर। जहां तक हिंद महासागर के नितल की बात है, तो हिंद महासागर का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो अरब सागर की तरफ किस ढाल पे है बता चुका हूं, बंगाल की खाड़ी की तरफ किस ढाल पे है, कितने, मतलब कैसा ढाल है उसका, कितना विस्तार है उसका। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ उसका विस्तार जो है कम है, या अरब सागर की तरफ उसका विस्तार, विस्तार कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में एक्सप्लेन कर देंगे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद फिर वही बात आएगी, क्या हम स्लोप की बात करेंगे, सबमरीन कैनियन की बात करेंगे, तो हम बताएंगे कि स्लोप जो है, ढाल जो है 29 डिग्री तक है इसकी ढाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ ढाल 29 डिग्री है। ठीक है, ढाल कहीं कम और ज्यादा अरब सागर की तरफ कहीं 10 डिग्री भी है, और कहीं 29 डिग्री 30 डिग्री भी है। तो ढाल कम बेस होता रहता है अलग अलग जगह पे। और ये जो ढाल है, कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो ढाल है, हम छज्जा की बात नहीं करें, छज्जा की ढाल अलग है, स्लोप की ढाल अलग है। स्लोप की ढाल कहीं कहीं बहुत ज्यादा भी होती है, हम छज्जे की बात कर रहे थे, तो छज्जा अलग है। थोड़ा कंफ्यूजन कहीं हुआ हो तो दूर कर लीजिएगा, पिछले क्लास में पढ़ा रखा है आपको। फिर बताइएगा कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है उससे जो नदियां उतरती हैं, उन नदियां का जल ठंडा होता है, इसलिए भारी होता है, तो वो नदियां जब ढाल से उतरती हैं तो उनमें पुनर्युवन आ जाता है, वो फिर से जवान हो जाती है नदियां, और काटने लगती हैं ढाल को, और इसके कारण सबमरीन कैनियन बनता है, अंतरसागरीय गुफाएं बनती है। हिंद महासागर में ऐसी गुफाएं बहुत सारी हैं, अनगिनत गुफाएं ऐसी हैं जो नदियों के द्वारा बनाई जाती, क्योंकि हिंद महासागर में कई सारी नदियां गिरती हैं, गंगा व्यवस्था की नदियां, केवल भारत से कम 100 से अधिक बड़ी बड़ी नदियां हिंद महासागर में गिरती हैं। ठीक है, लेकिन मूल रूप से जो बड़ी बड़ी नदी तंत्र है 10 है। 10 नदी तंत्र में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, और उधर फिर गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, फिर मांडवी है, जुआरी है, पेरियार है, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है। तो ये जो नदियां हैं, ये सब के सब हिंद महासागर में गिरती हैं। तो इन नदियों का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में लवणता में अंतर होता है, तटीय क्षेत्रों में फ्रेश वाटर अधिक होते हैं, तटीय क्षेत्रों में जो जलोढ़ है उसकी मात्रा ज्यादा मिलती है हिंद महासागर में। उसके बाद आएंगे कि हिंद महासागर में जो ट्रंचेस हैं, जो ट्रंचेस की बात करेंगे, और रिजेस की बात, रिज पहले बताएंगे कि हिंद महासागर के मध्य महासागरीय कटक। तो हम बताएंगे कि हिंद महासागर में भी कई मध्य महासागरीय कटक मौजूद है, और ये जो मध्य महासागरीय कटक हिंद महासागर के हैं, इनका निर्माण भी उसी प्रक्रिया के अधीन हुआ है जिस प्रक्रिया के अधीन किनका निर्माण हुआ, अटलांटिक का। हैरी हेस की चर्चा यहां भी करेंगे कि हैरी हेस महोदय के अनुसार इनका निर्माण जो हुआ है हिंद महासागर के इन कटक का, यहाँ पे जो प्लेट्स हैं, हिंद महासागर के तली में जो प्लेट्स हैं, उन प्लेटों के आपसी टकराव के कारण उनसे जो ज्वालामुखी मैग्मा या ज्वालामुखी उद्गार हुए, उन मैग्माओं के कारण
इन नित मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हुआ है। और ये कटक हिंद महासागर के भी बीचों बीच स्थित हैं। कैसे स्थित हैं? तो पहले एक डायग्राम बना देंगे हिंद महासागर का, और हिंद महासागर का डायग्राम बनाना बहुत आसान है। यदि हमने भारत बना लिया, ठीक है, इंडिया बना लिया, तो इंडिया बनाने के बाद ये वाला पोर्शन इधर दे दीजिए, और यहाँ से ऐसे करके इधर बना दीजिए, और इधर से जो है ऐसे करके ऐसा सिस्टम डेवलप करके ऐसे अफ्रीका बना दीजिए। हो गया हिंद महासागर। नीचे यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिखा दीजिएगा और बॉक्स के अंदर, और यही हो गया हिंद महासागर। ये एम आकार का हो गया, देखिए यही हो गया हिंद महासागर। अब मेनली हिंद महासागर में क्या दिखाना जरूरी है, तो इसके बीचों बीच जो रिज बनता है, रिज शुरू कहाँ से होता है? बिल्कुल भारत के निचले कन्याकुमारी वाले हिस्से से शुरू होता है रिज, और कुल मिलाकर के रिज की कई शाखाएं हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है रिज ऐसे करके, एक रिज इधर जाता है, और इसी रिज पर वो आर्कियोपेलागो है जिसको चगोस आर्कियोपेलागो कहते हैं। तो जो रिज है हिंद महासागर में, पहला रिज है सोकोत्रा चेगोस कटक। सोकोत्रा कहाँ है? तो सोकोत्रा यहाँ है, यहाँ से सोकोत्रा आई, और यहाँ से फिर चेगोस आया, और इधर वो मालदीव वाले में मिल गया। तो सोकोत्रा चेगोस कटक जो है चेगोस आर्कियोपेलागो पर स्थित है। दूसरा कौन है? तो चेगोस कटक। चेगोस कटक किधर है? तो ये जो मॉरिशस और सेशल्स जो है, मॉरिशस और सेशल्स जो है, ये चेगोस कटक है। और सोकोत्रा चेगोस कटक ये वाला रीजन है। तो ये कटक है जिसका नाम है सोकोत्रा चेगोस कटक, ये कटक है जिसका नाम है चेगोस कटक, और ये जो इस तरफ गया मालदीव के तरफ जो गया उसका नाम चेगोस कटक है। ये पूरा का पूरा जो इधर गया ये चेगोस कटक है। तो ये है चेगोस कटक। चेगोस कटक ही आगे जाके इधर विस्तृत हो जाता है, और ये है सोकोत्रा चेगोस कटक, सोकोत्रा चेगोस कटक। तो ये दो कटक तो यहीं पे है, सोकोत्रा चेगोस कटक, और मालदीव वो वाला ये चेगोस कटक हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब चेगोस कटक जब नीचे जाएगा तो फिर एक और कटक बनाएगा जिसका नाम होगा चेगोस सेंट पॉल कटक। एक हो गया सेशल्स कटक, इस तरफ जो गया ये सेशल्स कटक है, सेशल्स कटक। और जो नीचे आया इस तरफ ये सेंट पॉल कटक है, सेंट पॉल कटक, सेंट पॉल कटक है। सेंट पॉल कटक के और नीचे आया तो एमस्टर्डम सेंट पॉल कटक है, वही एमस्टर्डम सेंट पॉल कटक है। और नीचे जाएंगे हम जो ऑस्ट्रेलिया के तरफ, तो उसका नाम भारत अंटार्कटिका कटक है। और यदि हम दूसरी तरफ बढ़ेंगे इधर जो मेडागास्कर के तरफ हम देखेंगे, तो मेडागास्कर के तरफ वाले कटक का नाम मेडागास्कर कटक है, कारगुलेन कार्लसबर्ग कटक है। तो कार्लसबर्ग कटक, मेडागास्कर कटक, अटलांटिक अंटार्कटिका कटक, एक कटक इधर जाएगा जिसका नाम भारत अंटार्कटिका कटक है, ये भारत अंटार्कटिका कटक है। तो यहाँ पे कटक के ने बना, इधर कार्लसबर्ग कटक है और मेडागास्कर कटक है। तो मेडागास्कर कटक, कार्लसबर्ग कटक, तो कार्लसबर्ग कटक और मेडागास्कर कटक जो है उसकी चर्चा भी करेंगे। आप जितना ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं वेल तरीके से कटक को डिजाइन कर दीजिए पूरा बना के, कहाँ कहाँ कौन सा कटक गया है। तो हिंद महासागर के बीचों बीच भी एक कटक है, उसको मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। कटकों का सिर्फ नाम महत्वपूर्ण है, सारे कटक जो हैं उन कटकों का नाम महत्वपूर्ण है कि कौन कौन कटक कहाँ पे है। कटक के अलावा सब में एक द्रोणी बचता है, तो कटक और सेल्फ के बीच में जो खाली जगह बच जाता है, गहरा जगह बच जाता है, जैसे अरेबियन द्रोणी, अरब सागर में जो गहरा जगह है उसका नाम अरेबियन द्रोणी है। जो ओमान और यमन के पास गहरा द्रोणी है उसका नाम ओमान द्रोणी है। द्रोणी माना बेसिन, बेसिन बताना भूल गया था, वहां पे एक बेसिन भी है, अटलांटिक में भी बेसिन है, अरब में भी बेसिन, ये हिंद महासागर में बेसिन है। तो बेसिन, रिज और ट्रंच को ही मेनली डील करना होता है। जैसे मॉरिशस के पास जो गहरी खाई बची है वो मॉरिशस बेसिन है, नेटाल के पास जो गहरी खाई है वो नेटाल बेसिन है। बेसिन वो जगह है एबेसल प्लेन का जो रिज बनने के बाद जो गहरा क्षेत्र बच गया वो बेसिन है। रिज बनने के बाद जो गहरा क्षेत्र बच गया वो बेसिन है। तो बेसिन 4-5 दिखा दीजिए, और ट्रंचेस दिखा दीजिए 1-2। जैसे हिंद महासागर में जो ट्रंच है एक ही है बस,
कौन सा ट्रंच है हिंद महासागर में? सुंडा ट्रंच। जावा द्वीप के सहारे एक बड़ा गहरा ट्रंच है, उस ट्रंच का नाम क्या है? सुंडा ट्रंच। ठीक है, सुंडा ट्रंच। एक और रिज है जिसको 90 डिग्री ईस्ट कटक कहते हैं, 90 डिग्री ईस्ट रीज। ये हिंद महासागर का बड़ा फेमस रीज है जिसका नाम है 90 डिग्री ईस्ट रीज। तो सारे रीजों की लोकेशन दिखा देंगे आप हिंद महासागर में, और रिज का लोकेशन यदि आपने दिखा दिया, ट्रंचेज का लोकेशन आपने यदि शो कर दिया आप अपने आंसर में, तो रिज और ट्रंचेज के बाद बचता क्या है फिर? बेसिन। तो बेसिन, रिज और ट्रंचेज, इन्हीं तीनों को फोकस करना है तीन महासागर पे, पैसिफिक पे, इंडियन पे और अटलांटिक पे। लिखने का पैटर्न बता दिया इंट्रो में, उससे रिलेटेड फैक्ट लिख दो। उसके बाद इंट्रो में जब ने फैक्ट लिख दिया रिलेटेड, देन उसके बाद थोड़ा सा कॉन्टिनेंट वो मास्टर की, यानी जो ओशियनिक बॉटम है वो होता क्या है उसका वो डायग्राम बना दो। उसके बाद उस पर्टिकुलर जिस ओशियन को पूछे उस ओशियन से में वो सारे चीज को क्लियरिफाई कर दो, उसका सेल्फ, उसका स्लोप, उसका वेसल प्लान, उसके ट्रंचेज, उसके गर्थ, वही ट्रंचेज और उसके रिजेस। और उसके बाद फिर जो स्पेशल फीचर है, यानी ट्रंचेज जो भी रिजेज है उसको डायग्राम से दिखा दो, रिजेज को डायग्राम से दिखा दो, और ट्रंचेज को और बेसिन को, इन तीनों को दिखा दो। हो गया आंसर कंप्लीट। पैसिफिक में भी सेम ऐसा ही करना है। तो अब किसी भी स्टूडेंट के लिए ये तीन आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा, बशर्ते एक बार वो लिख के प्रयास करे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम हॉल में आपको लिखना है, मुझे नहीं लिखना है। तो आप लिख के जब तक नहीं देखेंगे तो बना बनाया नोट्स तो सब किताब में मिलता है। ये अच्छा है, वो बुरा, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं है, सब अपनी जगह सही है। सबका अपना अपना तरीका होता है प्रदर्शित करने का, तो आपको खुद का तरीका विकसित करना है, उसके लिए खुद लिखना पड़ेगा कलम उठा के। तो आज की क्लास में सिर्फ आपको एक मैसेज है कि तीन ओशियन का नितल की संरचना हुई डायग्राम बनाने की कोशिश करो। हिंद महासागर का नितल, प्रशांत महासागर का नितल और अटलांटिक। सबसे पहले हिंद बनाना, क्योंकि वही एग्जाम में आता है बार बार। दूसरे नंबर पे अटलांटिक है, और तीसरा मन करे तो पैसिफिक बनाना, नहीं तो मत बनाना। पैसिफिक से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इंडियन और अटलांटिक से आता है, तो बना के कोशिश करिएगा। आज की क्लास का यही मैसेज है आपको कि आप आज की क्लास के आधार पर पैसिफिक ओशियंस का बॉटम, अटलांटिक ओशियन का बॉटम और इंडियन ओशियन का बॉटम लिखने की कोशिश। आपके आंसर में इंट्रो में उससे रिलेटेड फैक्ट होगा, उसके बाद महासागर का बॉटम होता कैसा एक्चुअल में, वो सब में कॉमन होगा, वो एक पॉइंट और वो डायग्राम सब में कॉमन होगा। और उसके बाद उस पार्टिकुलर ओशियन में उन चीजों को जज करेंगे कि उन चीजों की क्या लोकेशन, क्या स्थिति है एक्चुअल में उसमें पार्टिकुलरली। उसके बाद फिर जो तीन चीज पे फोकस करेंगे, सबसे पहले रिज पे, उसके बाद ट्रंच पे, उन्हें उसके बाद बेसिन पे, तब ट्रंच पे, ट्रंच को सबसे बाद में। इन तीनों को डिटेल करने के बाद लास्ट में दो तीन लाइन लिख देंगे कि क्या रिलेवेंस है और कंडीशंस क्या है, कहाँ भारत के संदर्भ में या किसी भी संदर्भ में, चार पांच पॉइंट लिख देंगे। तो ये आज की क्लास है जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बात किया इंडियन ओशियंस को, अटलांटिक ओशियंस को और पैसिफिक ओशियंस के बॉटम को। इस क्लास के बाद आपके क्लास में एक नए चैप्टर का स्टार्ट होगा। वो चैप्टर है सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस एंड टेम्परेचर ऑफ द ओशियन। तो टेम्परेचर और सैलिनिटी ऑफ द ओशियन जो है वो हम कल पढ़ाएंगे आपको। क्लास की लेंथ थोड़ी छोटी होगी, आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा कवर अप होगा, क्योंकि इजी टॉपिक है। जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो ज्यादा लेंदी जाएगा, और जो टॉपिक इजी है वो जो जिसमें आपको मेहनत करना है उसमें क्लास की लेंथ थोड़ी छोटी होगी। तो आज की क्लास में तीन क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किया, इंडियन ओशियन बॉटम, अटलांटिक ओशियन बॉटम और पैसिफिक ओशियन बॉटम। तो जब भी टाइम मिले दो लिखने की जरूर कोशिश करना, दो भी ना लिख पाओ तो एक लिखने की जरूर कोशिश करना, और वो भी लिखने का मन ना हो तो कोई बात नहीं, एक बार रीड कर लो अभी। कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। और हाँ, 1 मार्च से हम आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पीटी। तो पीटी की जो क्लासेस होगी वो तो लाइव होगी यूट्यूब पे, लेकिन जो पीडीएफ होगा वो हम आपको अवेलेबल कराएंगे टेलीग्राम पे। मिलते हैं हम कल की क्लास में। कल पढ़ाएंगे सैलिनिटी और टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप में से जिनके पास पुस्तक है, सैलिनिटी पढ़ के रखिएगा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ के रखिएगा। उससे सैलिनिटी से एक क्वेश्चन आने के चांस है, टेम्परेचर से नहीं आएगा, सैलिनिटी से क्वेश्चन आने के चांस है। तो सैलिनिटी पढ़ के रखिएगा, कल ही खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा टॉपिक है। अच्छा, कल की क्लास छूट गई है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल होगी क्लास।
कई बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम पे ही केवल आते हैं और क्लासेस लेकर के कंप्लीट करते हैं। कल यदि आपकी क्लास छुट्टी है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। कल आपको हम सैलिनिटी और अगला टॉपिक है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वो एक्सप्लेन कर देंगे। और कल वाली क्लास हमने डाल दी है टेलीग्राम पे, जो लोग टेलीग्राम पे हैं उनको मिल गया होगा, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।